जय हिंद। आज हम लोग लोकार्नो संधि देखेंगे। लोकार्नो संधि वास्तव में यह कहा जाता है, जो विद्वान थे वह कहते थे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो शांति आई वह पेरिस शांति सम्मेलन के बाद नहीं आई, वह 1925 के बाद लोकार्नो संधि के बाद आई। हम लोगों ने जेनेवा प्रोटोकॉल जब फ्रांस की सुरक्षा की खोज में भटक रहा था तब देखा तो उसमें जेनेवा लोकार्नो संधि भी था, और यह अलग चैप्टर है, इसलिए मैंने कल इसे नहीं समझाया था इसे, इसीलिए क्योंकि यह अलग चैप्टर है तो इसे हम लोग विस्तार से समझ लेंगे। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो जब फ्रांस वर्साय की संधि को देखा कि वह अब समाप्त हो रहा है, उसकी शर्तें उतनी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही हैं और जेनेवा प्रोटोकॉल भी समाप्त हो रहा है, तब वह अपनी सुरक्षा के लिए भटकने लगा, इधर से उधर भटकने लगा। और यह ग्रेट ब्रिटेन से राइन प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी चाहता था। क्या चाहता था? कि राइन प्रदेश की सुरक्षा की गारंटी ब्रिटेन ले ले। और इधर जो फ्रांस जर्मनी है वह भी रूर पर अधिकार होने से पहले फ्रांस के सन्मुख एक प्रस्ताव रखा। क्या रखा? एक प्रस्ताव रखा कि हम दोनों के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक पीढ़ी तक, यानी एक पीढ़ी 100 वर्ष को माना जाता है, तो 100 वर्षों तक यानी एक पीढ़ी तक हम दोनों आपस में युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन जो फ्रांस के तत्कालिक प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? तो पुवाल्कर, जो तत्कालिक प्रधानमंत्री पुवाल्कर थे, उन्हें यह प्रस्ताव घाटे का महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन जर्मनी फिर भी 2 वर्षों तक इस प्रस्ताव को दोहराता रहा उनके सामने। लेकिन जब जेनेवा प्रोटोकॉल समाप्त हो गया तो पुनः जर्मनी इसी प्रस्ताव को लेकर आया, और बदलते परिस्थितियों को देखते हुए फ्रांस को यह मानना भी पड़ा, और फ्रांस इसे माना। और फ्रांस जब इस बात को मान गया तो ग्रेट ब्रिटेन ने भी इन दोनों को सुरक्षा देने की, राइन प्रदेश पर और रूर पर सुरक्षा देने के लिए तैयार हो गया। और तब इन तीनों के सहयोग से, इन तीनों देशों के विदेश मंत्रियों के सहयोग से, जो जर्मनी के विदेश मंत्री थे वह गुस्टवाल स्ट्रेसमान है। क्या है? गुस्टवाल स्ट्रेसमान है। और फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया, कौन? तो ब्रिया। और ब्रिटेन के विदेश मंत्री चेम्बरलैन। इन तीनों के परस्पर सहयोग से, किनके भैया? तो जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन, इन तीनों के विदेश मंत्रियों के परस्पर सहयोग से स्विट्जरलैंड में, कहा? तो स्विट्जरलैंड में मादजोरा झील के किनारे लोकार्नो नामक एक कस्बा है, वहां पे इसका गठन किया गया, जहां पे इसकी अधिकांश बातों को रखा गया, उस पर विचार विमर्श किया गया, और उसे हम लोग लोकार्नो संधि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भैया? तो लोकार्नो संधि के नाम से जानते हैं, जिसमें 7 देश सम्मिलित थे। कितने? तो जिसमें 7 देश सम्मिलित थे। कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो जर्मनी था, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और बेल्जियम। कौन है भैया? तो बेल्जियम। यह 7 देश इसमें सम्मिलित थे। कौन कौन? तो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, बेल्जियम,
पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, यह 7 देश इसमें सम्मिलित थे। और 1 अक्टूबर सॉरी हाँ 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर 1925 को इस पे अधिकांश बातें हुई, अधिकांश शर्तें जो थी वह इन देशों ने माना कि हम लोग आपस में परस्पर सहयोगी रहेंगे। और देखते हैं तो इसके मार्ग में क्या क्या बाधाएं आई। जो ये 7 देश तो सम्मिलित हो गए और इसे हम लोग लोकार्नो संधि भी कहने लगे, क्योंकि इसकी अधिकांश शर्तें वह बातें स्विट्जरलैंड में मादजोरा झील के किनारे लोकार्नो नामक कस्बे में 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 1925 तक तय हुआ था, जिसे हम लोग लोकार्नो संधि कहते हैं। और इसके मार्ग में बाधाएं क्या क्या थी, क्या क्या बाधाएं थी भैया? तो इसके मार्ग में हम लोग देखेंगे तो जर्मनी सबसे पहले एक शर्त रखा कि हमें राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए। क्या किया जाए? हमें राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया जाए। यह इसके मार्ग में बाधा था, क्योंकि वह राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं था, वह मित्र राष्ट्र नहीं था, इसलिए वह भी एक बाधा था। और जर्मनी पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया, जो अन्य उसके आस पड़ोस के प्रदेश से देश थे, उन्हें तो वह सुरक्षा की गारंटी दे रहा था, लेकिन जो पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया हैं, उनके जो प्रदेश उससे लगते थे, उसकी सुरक्षा की गारंटी वह नहीं दे रहा था। उसका मानना यह था कि उसे किसी संधि के द्वारा घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, इसलिए वह इसकी गारंटी नहीं दे रहा था। वह चाहता तो जब मैं शक्तिशाली होऊंगा तो फिर उसे छीन लूंगा, ऐसी उसकी विचारधारा थी। इसका दूसरा यह क्या था? तो मार्ग में लोकार्नो संधि के मार्ग में बाधा था। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा, जर्मनी के रूर विरोधी, जो रूर है, उस पे इसने रूस से एक संधि की थी। उसके तहत यह दोनों ही क्या थे कि किसी संगठन में बंध गए थे कि यदि कहीं भी युद्ध वगैरह होता है तो वह सम्मिलित रूप से उसमें भागीदारी होंगे। लेकिन उससे इसे छुटकारा मिल गया कि नहीं, यह रूर में जो सैनिक कार्रवाई होगी उसमें यह भाग नहीं लेगा, तो इससे भी वह बच निकला। अब देखते हैं लोकार्नो संधि की प्रमुख प्रस्ताव क्या थे। लोकार्नो संधि के जो प्रमुख प्रस्ताव थे वह क्या क्या थे? लोकार्नो संधि के प्रमुख प्रस्ताव देखते हैं। तो इस प्रस्ताव को 7 देशों ने मिलकर बनाया था। कितने? तो 7 देशों ने मिलकर बनाया था। और इसमें जो है पहला पारस्परिक संधि की गारंटी थी। इसमें यह तय किया गया था कि सर्वप्रथम फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन, इन चारों देशों ने यह समझौता किया था कि इन चारों देशों के प्रदेश पर सीमाओं पर यदि किसी प्रकार की सैनिक कार्रवाई कोई करता है तो उसकी यह चारों ही एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन 3 अवस्थाओं के अतिरिक्त। पहला, निशस्त्रीकरण, यदि किसी देश के पास शस्त्र नहीं है और उस पर कोई आक्रमण कर रहा है तो वह यदि जर्मनी या फ्रांस, यह तो महाशक्ति थे ही, इनके पास तो हथियार था ही, मगर यह तीनों किसी ऐसे देश पर आक्रमण करते हैं जिसके पास शस्त्र नहीं है, तो उस स्थिति में यह चारों उसका साथी नहीं बनेंगे, उसका सहयोग नहीं करेंगे। और दूसरा कह रहा है कि न्याय आत्मा की रक्षा पर। क्या? तो न्याय आत्मरक्षा पर, मतलब यदि न्याय है और अपनी रक्षा के लिए वह लड़ रहा है तो उसके लिए भी वह उसकी भागीदारी नहीं होंगे। और तीसरा कह रहा है कि राष्ट्र संघ के यदि दबाव में आकर के, राष्ट्र संघ जिसको चाहता है, यदि राष्ट्र संघ में जो सदस्य है और उसके सपोर्ट में राष्ट्र संघ खड़ा है तो फिर उसको भी वह लोग क्या करेंगे? तो सहयोग नहीं करेंगे उसके लिए भी। अब हम लोग देखते हैं लोकार्नो पर हस्ताक्षर। तो लोकार्नो हस्ताक्षर हम लोग देखें, अभी इसमें
इसमें मध्यस्थता संधि भी हुई। तो इसमें पहला तो वह हो गया पारस्परिक संधि, और दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा मध्यस्थता संधि हुई थी। क्या हुई थी? तो मध्यस्थता संधि हुई थी। इसमें यह कहा गया था कि इन देशों में कोई भी विवाद होता है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है, तो उसे शांतिपूर्व तरीके से मध्यस्थता के थ्रू या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसे ले जाकर सुलझाया जाएगा, न कि युद्ध के माध्यम से। अब हम लोग देख लेते हैं लोकार्नो पर हस्ताक्षर। लोकार्नो पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1 सितंबर 1925 को इस पर सभी 7 देशों ने हस्ताक्षर किए, लेकिन इसे 14 सितंबर 1926 को लागू किया गया। इसे 1 सितंबर 1925 को तो इस पे सभी देशों ने हस्ताक्षर किए जो इसमें सम्मिलित थे 7 देश, मगर इसे लागू किया 14 सितंबर 1926 को। और इसका उद्देश्य था कि राष्ट्र संघ को और भी अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। क्या किया जाए? तो राष्ट्र संघ को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाए। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके परिणाम क्या हुए, लोकार्नो संधि के परिणाम क्या क्या हुए। तो जर्मनी और फ्रांस की बीच शत्रुता तो 1870 और 71 से चली आ रही थी, मगर लोकार्नो संधि होने के बाद इनके बीच शत्रुता जो था, जो कड़वाहट था, वह समाप्त हो गया। दूसरा, राष्ट्र संघ की शक्ति में वृद्धि हुई। क्या हुआ? राष्ट्र संघ के शक्ति में वृद्धि हुई, क्योंकि यदि यह दोनों आपस में नहीं मिलते, राष्ट्र संघ में नहीं आते, तो राष्ट्र संघ की शक्ति में वृद्धि इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि दोनों शत्रु अलग अलग दिशा में होते, मगर दोनों एक साथ हो गए, मित्र हो गए, तो राष्ट्र संघ की शक्ति में और अधिक वृद्धि हुई। और तीसरा है कि सामंजस्य पूर्व मार्ग की खोज हुई। क्या? सामंजस्य पूर्व मार्ग की खोज हुई, अर्थात किसी भी समस्या का हल एक साथ बैठकर शांतिपूर्व तरीके से उसका समाधान करना, सामंजस्य पूर्व मार्ग की खोज हुई। और तीसरा है प्रतिशोध नीति का अंत हुआ, यानी जो देश किसी भी छोटे बड़े बात पर बदला लेने की सोच रहे थे, उस भावना को समाप्त कर दिया गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो आलोचक हैं, तो आलोचक ES कार ने विभिन्न प्रकार के मत इस पर व्यक्त किए हैं। क्या किए हैं? तो विभिन्न प्रकार के मत इस पर व्यक्त किए हैं। उनका मानना यह था, किनका? तो कार का, कि वर्साय की संधि की क्षति हुई है। लोकार्नो संधि के तहत वर्साय की जो संधि हुई है उसकी क्षति हुई है, क्योंकि उसमें वर्साय संधि में तो जर्मनी को बहुत ज्यादा दबाया गया था, लेकिन लोकार्नो संधि में उसे सौहार्दपूर्व यानी बहुत आदर सम्मान के साथ इसको दर्जा दिया गया था, तो इसलिए लोकार्नो संधि की हानि हुई थी। और दूसरा कह रहा है कि संधि की जो बातें थी वह क्रियान्वयन नहीं की जा सकती थी, मतलब कि अपने दिनचर्या में नहीं लाया जा सकता था, ऐसी उसमें शर्तें थी। दूसरा यह कह रहे हैं, और तीसरा कह रहे हैं कि राष्ट्र संघ जो था वह दुर्बल हो रहा था। क्योंकि दुर्बल इसलिए हो रहा था क्योंकि जब जर्मनी अस्थायी सदस्य बन गया राष्ट्र संघ का, तो जो अन्य देश थे, अन्य कौन कौन से देश थे भैया? तो जैसे चीन हो गया, स्पेन हो गया, पोलैंड हो गया, ब्राजील हो गया। और तो जब इन लोगों ने भी अस्थायी सदस्यता की मांग की, और जब राष्ट्र संघ इन्हें अस्थायी सदस्यता नहीं दिया, तो सर्वप्रथम ब्राजील ने इसकी सदस्यता छोड़ी, इसलिए इसका विघटन भी हुआ और यह दुर्बल भी हुआ। तो इस तरह से यह हुआ। और देखते हैं रूस का सशंकित होना, क्योंकि इस संधि में रूस नहीं था, और यह जो देश थे जो बड़े बड़े, और बाद में जर्मनी से ही तो सब लड़ रहे थे, और इससे लड़ा था रूस भी, लेकिन वह सशंकित इसलिए हुआ कि जो भी देश जर्मनी से लड़े थे, हमको छोड़कर वह सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, सभी के साथ संधि हो रहा है, तो हो ना हो सके कि यह सभी हमें मारने की प्लानिंग कर रहे हो, इसलिए वह सशंकित होने लगा। और जो फ्रांस के मित्र राष्ट्र थे, उनमें भी मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया
कि यह हमें छोड़कर, हम तो इसके मित्र हैं, यह हमें छोड़कर अपने शत्रु से क्या कर रहा है कि संधि कर रहा है, इसलिए उनमें भी मनमुटाव की भावना उत्पन्न हो गई। लेकिन लेकिन अनेक दुर्बलता होने के कारण भी अनेक विद्वानों का यह मानना है कि विश्व में 1919 में शांति नहीं आई। यूरोपीय महाद्वीप में 1919 में शांति नहीं आई, बल्कि 1925 में, कब? 1925 में लोकार्नो संधि के बाद वहां पे शांति आई। क्योंकि जब तक फ्रांस और जर्मनी में शत्रुता होती, तब तक यूरोप में क्या नहीं हो पाता, तो शांति नहीं हो पाता। और लोकार्नो यही किया कि इन दोनों के बीच शत्रुता को समाप्त किया। इसलिए यूरोप में 1925 में लोकार्नो संधि के बाद ही शांति आई, फ्रांस और जर्मनी की शत्रुता समाप्त होने के बाद। तो हमारा लोकार्नो चैप्टर समाप्त होता है। हम लोग अगले चैप्टर को कल देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।